हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। अगर हम बात करने वाले हैं तो इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा इसमें, जो कि 2015 में आपको ये आया था फॉर्म। और इसका अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 16/2/2016 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ओके, 16/2/2016 में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चन। किसके? ईवीएस के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, आप अंततः देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। अगर हम बात करें तो ये जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, ये हमें उम्मीद है कि लगभग आपका 27 तारीख को, कितना, 27/2/2025 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही उम्दे और बड़े ही ज़बरदस्त आपको दिखाई देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अवतल दर्पण जो होता है उसके बिल्कुल अत्यंत निकट, मतलब बिल्कुल पास में अगर कोई बिंब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वास्तविक बनेगा, सीधा एवं छोटा बनेगा। बी कह रहा है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा। सी कह रहा है कि आभासी, उल्टा और छोटा बनेगा। डी कह रहा है कि वास्तविक, उल्टा और एवं छोटा बनेगा। अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अवतल दर्पण के निकटतम, अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बनेगा। क्योंकि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में होती है। वस्तु कहाँ होती है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, जिससे बिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। वस्तु से कितना होगा, तो बड़ा बनेगा। ओके, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 122, सॉरी माफ़ करिएगा, 122 नंबर को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। जो 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट माने गए हैं भारत में, उसमें से एक इसमें दिया गया है, 2 इसमें नहीं है। तो आपको बताना है कि जो एक दिया गया है वो कौन सा है। ओके, ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा कह रहा है कि अरावली हिल्स, बी कह रहा है कि खासी हिल्स पहाड़ियाँ, और सी कह रहा है कि हिमालय, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो 3 हॉट स्पॉट है उसमें से हमारा राइट ऑप्शन, इसमें से एक दिया है, इसमें हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 3 कौन कौन से हैं वो सारे क्षेत्र भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र इंडो वर्मा, क्या है, तो इंडो वर्मा क्षेत्र पश्चिमी घाट को विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में रखा जाता है। भारत के 3 हॉट स्पॉट क्षेत्र निम्न हैं। तो पहले स्थान पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हिमालयी क्षेत्र आता है। और दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो इंडो वर्मा क्षेत्र आता है, जिसे हम पूर्वी हिमालय कहते हैं, जो कि हमारा पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो इसकी जो अगर लोकेशन की बात करें तो जो पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ हैं तो उस पर जो जैव विविधता पाई जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपको मेघालय में ही मिलेगा। तो वहीं पे जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सारे वहाँ पे क्या होंगे,
उपलब्ध होंगे। तो इस वजह से वो क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट बन जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड का, तो ये देखने को आपको मिलेगा पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइलेंट वैली। किसके नाम से पुकारा जाता है, साइलेंट वैली। अगर हम बात करते हैं कि यह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जब भी आप देखिएगा, जब भारत के नक्शे पे आप देखेंगे तो यह गुजरात से लेके और जो केरल तक का क्षेत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ओके, पश्चिमी घाटों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फिर इसके बारे में हम लोग कभी अन्य चर्चाएं करेंगे कि वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं, उसमें पठार कौन सा आता है, पहाड़ी कौन सी आती है, दर्रे कौन से हैं। तो फिर ये विस्तार से चर्चा हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी टॉपिक जो चल रहा है इससे हम लोग क्या होंगे तो हट जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि जो गुजरात से लेकर केरल तक का जो श्रृंखला आती है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से भी इसी को जाना जाता है, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। पहला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारा हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो इंडो वर्मा क्षेत्र हो जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जिसे हम पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट। ओके, क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो ये 3 हॉट स्पॉट है भारत में, इसे आप याद रखिएगा। आगे इसमें क्या बोला गया है कि भारत का हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व भाग में दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्र में फैला है। तो उसका एक लोकेशन आपको दे दिया गया है कि अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय का, तो इसमें आपका थोड़ा सा नेपाल का भी एरिया आएगा, भूटान का भी एरिया आएगा, और अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत के लगभग इसमें ज़्यादा भाग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है, जो कि नेपाल में है। अभी उसकी लंबाई क्या हुई है, कुछ परिवर्तित हुई है पिछले 2 सालों में। तो आप बताइएगा कि उसका परिवर्तन जो हुआ है उसके लंबाई में, तो वो कितना हुआ है। ओके, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, 22 मई को अगर हम बात करते हैं तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस डेट में मनाया जाता है, तो 22 मई याद रखिएगा। या तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि 22 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ओके, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाघ, बी कह रहा है गाय, सी कह रहा है ऊंट और डी कह रहा है कि भेड़। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रपंच से, तो राजस्थान का अगर हम राज्य पशु की अगर बात करें तो वो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि ऊंट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, क्योंकि राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो थार का मरुस्थल पाया जाता है, जहाँ पे जो कि रेतीली मिट्टियाँ काफ़ी टीले वहाँ पे बने होते हैं। तो ऊंट के जो गद्देदार पैर होते हैं वो रेतीले में चलने के लिए आसानी से, और उनको क्या होता है ना कि प्यास भी कम लगती है, थोड़े से भी पानी रहेगा तो वो स्टोर करके रख लेते हैं, और उसको फिर धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद इनको प्यास लगती है। तो ये 2 वजह ऐसे हैं जिसके वजह से राजस्थान में जो कि राज्य पशु ऊंट माना गया है। ओके, जो कि रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, जो कि अपने पैर के वजह से, और दूसरा जो होता है अपने पानी की वजह से। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है। यह राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। इसे रेगिस्तान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके कुबड़ में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो उसके जो कुबड़ होता है उसमें वसा संचित करता है। क्या करता है, वसा करता है, जिसके कारण यह रेतीले तपते मैदान में 21 दिन, कितना
21 दिन तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसीलिए इसके दो ही मेन रीजन होते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान ही नहीं जितने भी मरुस्थली क्षेत्र होते हैं या फिर रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको ऊँट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं और ये कम पानी, मतलब कि एक बार पानी पिएगा तो लगभग ये 21 दिन तक का इस पे हम सफ़र कर सकते हैं। ओके, तो इन दो कारणों के वजह से ही क्या है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है किसे, ऊँट को। इसका उपयोग राजस्थान के सीवरी और सामान ढोने, क्या है, सवारी और सामान ढोने के काम में भी किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, बी कह रहा है कि सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सी कह रहा है कि समान धातुएं तन्य होती हैं, डी कह रहा है कि कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें सही कथन कौन सा है, तो इज द राइट ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। सामान्य धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। इस लिहाजा से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें सही कथन पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं। बाकी आगे चीज़ें दी गई हुई उसको हम लोग देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ओके, तो इसमें आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वे धातु जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। अगर आप किसी को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागेगा तो उस पर प्लस का चिन्ह बनेगा। ओके, पॉजिटिव होगा, जिसको धनायन कहते हैं। अगर यह प्रवृत्ति कोई भी अगर धातु रखता है तो उसे धातु कहते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस का चार्ज आएगा। ओके, क्या होगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व अगर देता है, जब वो देता है तो प्लस में रहता है और जब वो लेता है तो माइनस में रहता है। ओके, आगे देखिएगा। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, तो विद्युत और उष्मा की चालक होती हैं। सामान्य वस्तुएं तन्य होती हैं परंतु सामान्य धातुएं तन्य नहीं होती हैं। अगर हम बात करते हैं 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, टीन, लोहा आदि सभी धातुएं हैं। ये सारे क्या हैं, तो धातुएं हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 125। अगर हम बात करते हैं तो वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, इसमें हमें क्या देखना है, जो नहीं है। ओके, किसका, वायु प्रदूषण का। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वाहन, बी कह रहा है उद्योग, सी कह रहा है ठोस अपशिष्ट और डी कह रहा है धूल के कण। अगर हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा स्रोत है। अगर हम बात करते हैं जब भी आप वाहन चलाएंगे तो उसमें देखेंगे कुछ चीज़ें निकलती है जो कि वायु प्रदूषण का स्रोत होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि प्रदूषण बढ़ता है। तो वाहन एक रूप से में अगर हम देखें तो वाहन क्या है, तो वाहन जो है वायु प्रदूषण का रूप है। ओके, उद्योग में भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े चिमनियाँ लगाए जाते हैं जिससे धुएं निकलते हैं, तो वो कार्बन के रूप में क्या होता है, वायुमंडल में जमा होता है। तो एक तरीके से ये भी हमारे वायु प्रदूषण का कारण है। अगर हम देखें छोटे छोटे धूल कण को, तो ये भी क्या होते हैं, हमारे जो कि वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है, तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट हो जाता है वो नहीं होता है। ओके, तो इस लिहाजा से हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, इसीलिए यह सही है। इसीलिए यह क्या है, सही है, क्योंकि हमें नहीं वाला देखना था। अगर हम बात करते हैं तो वाहन होगा, उद्योग होगा, धूल के कण होंगे। ओके, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वायुमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है वायु प्रदूषण कहलाता है। अब यह क्या होता है ना कि जैसे हम बता रहे हैं या कोई बता रहा है तो ये आपको एक अपने थ्रू जो है कि डिफिनीसन बताई जाती है, लेकिन जो किताब की डिफिनीसन होती है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसमें बड़े ही अच्छे शब्दों में बोला गया है कि वायुमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मानव के जीवन पर वह क्या कहलाता है, तो वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण स्वचालित वाहन से निकलने वाले धुएं, उद्योग की चिमनियों से निकलने वाले हानिकारक गैस, धूल के कण, गैसीय अपशिष्ट आदि से फैलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ठोस अवशिष्ट पदार्थ की, अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है, इससे जो है कि मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण इसमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब इसको हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मृदा प्रदूषित होगी। अगर हम इसको जल में रखते हैं या जल में फेंकते हैं तो जल प्रदूषित इससे होगा, लेकिन वायु प्रदूषण इससे नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछ दे कि यही 4 ऑप्शन दे, बिल्कुल हूबहू दे, सिर्फ इसमें से वायु प्रदूषण को हटा के अगर मृदा प्रदूषण कर देगा तो उसमें भी आपका आंसर सी ही होगा। क्या होगा, सी ही। और इसको हम लोग करेक्ट टिक करेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा, चाहे मृदा प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, ऑप्शन आपका यही रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो हमें यहाँ पे भी क्या देखना है, जो क्षेत्र नहीं है। ओके, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बूलर झील, बी कह रहा है कि रुद्र सागर झील, सी कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद डी कह रहा है कि राजमंद झील। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वो आ जाएगा राजमंद झील। ओके, यह क्या है, तो रामसर की साइड में इसे नहीं रखा गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं बूलर झील हो गया, रुद्र सागर झील हो गया या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये तीनों के तीनों जो साइड हैं इस पे दिया गया है, ये रामसर साइड में आती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और एक एक पहलू को देखते हैं। बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा कि भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। अगर हम बात करते हैं भारत में जितना भी भूमि है उसका 4.63% क्या है, तो रामसर साइट के रूप में रखा गया है। ओके, आगे देखिएगा, भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। अगर हम बात करते हैं रामसर जो होता है ना, रामसर एक जगह है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह रामसर जगह कहाँ पड़ता है। जो कि रामसर सम्मेलन हुआ था उसी के तौर पर जगह के ही नाम से रामसर साइड रखा जाता है नाम। ओके, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि रामसर साइड, रामसर जो जगह है, प्लेस है, वो किस देश में पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। कब, तो 1982 में। अगर 1982 की अगर बात करें, जब ये भारत सदस्य बना था तो उसमें सिर्फ 2 ही साइट को रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था और चिल्का आर्द्र भूमि, इसमें 2 ही शामिल थे। लेकिन रामसर घोषणा की सूची में भारत के अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 42 दिया है जब ये एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो 53 हो गए हैं। कितना, 53 हो गए हैं जो रामसर साइड में शामिल हैं। ओके, आगे देखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो बूलर झील की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर झील की अगर बात करते हैं तो त्रिपुरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो राजस्थान, लोकटक झील की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर, और आदि स्थल जो हैं कि इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो अब बताइएगा कि इसमें कौन शामिल नहीं है, तो राजसमंद की जो झील है ना, यह शामिल नहीं है। राजसमंद की झील कहाँ स्थित है, आप हमें ये जो है कि कमेंट करके बताइएगा। ओके, किस स्टेट में स्थित है, प्लेस बताइएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 127 बोला गया है कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जल विद्युत, बी कह रहा है कि प्राकृतिक गैस, सी कह रहा है पवन ऊर्जा और डी कह रहा है कि सौर ऊर्जा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा संसाधन नहीं है तो उसकी दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हमारा इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगी। क्या होगा? प्राकृतिक गैस आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको विद्युत ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया या सौर ऊर्जा हो गया, ये तीनों आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल में आपका जो है कि सौर ऊर्जा जो है यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और इसके एक एक पहलुओं पर नज़र डालते हैं। देखिएगा, राजस्थान में प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जबकि जल विद्युत हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस तेल कूप में पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है। इसका मुख्य घटक की अगर हम संघटक की अगर बात करते हैं तो मीथेन गैस होता है। क्या होता है? मीथेन गैस होता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस जैसलमेर में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से तो राजस्थान का माफ़ करिएगा, भारत का यूआई किसे कहते हैं? भारत का यूआई किस जिला को कहते हैं? आप ये हमें कमेंट करके बताइए। चलिए हम स्टेट तक आपको बता देते हैं, लेकिन आप जिला हमें बताइएगा कि भारत का यूआई किसे बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं तो भारत का यूआई कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान का वो कौन सा जिला है आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जिसे हम भारत का यूआई के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इस पेज पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो ऑप्शन होंगे वो अगले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिएगा, 128 नंबर की विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? हमें बताना है कि यह किसका कथन है। ओके, तो आइए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं और चार ऑप्शन देखकर की हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि W.C. डेम्पियर, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि V.S. ब्लूम, सी कह रहा है कि कार्ल पॉपर और डी कह रहा है कि J.W.N. सुवलिन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, W.C. डम्पियर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य को भी हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। आगे देखिएगा, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। अगर हम बात करते हैं तो यह परिभाषा किसने दी है? तो W.C. डेम्पियर के द्वारा दी गई है। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से उद्यान कृषि क्या है? उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ओके, हमें बताना है कि किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बॉटनी, बी कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर और सी कह रहा है कि जियोलॉजी और डी कह रहा है कि एंटोनॉमी। अगर हम बात करते हैं कृषि उद्यान, कृषि का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसमें कृषि का अध्ययन करते हैं। ओके, कृषि का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आइए आगे चलते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, उद्यान कृषि का अध्ययन। ओके, तो क्या बोला गया है कि उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है, जिसे हम अगर बात करते हैं तो उद्यान विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल आते हैं, सब्जियां आते हैं, कंदमूल आते हैं, फसलें आती हैं, फूल आती हैं, चिकित्सीय पौधे आते हैं, मसाले आते हैं, बागवानी आते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? तो हॉर्टिकल्चर के थ्रू आती है। और ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि बागवानी फसलें या बागवानी खेती
का जो किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी आप याद रखिएगा कि हार्टिकल्चर के थ्रू आता है, क्योंकि जो बागवानी फसलें होती है ना, ये आपसे काफ़ी पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं ये सारे, जो कि आपसे इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 130। ओके, चलिए 130 देखिएगा बहुत ही ध्यान से। इसमें बोला गया है, अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इनके अनुप्रयोगों को जानना। बी अगर कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मकता का पोषक। ओके, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना। ओके, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, तो हमारे सही इसमें दिए गए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ओके, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना होता है। ओके, ये अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, तो ये प्राथमिक स्तर पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से बताया जाता है, इस तरीके से उनको सिखाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, तो आप इसमें बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि इसका पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत में, तो अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आवश्यकता का सिद्धांत, बी कह रहा है कि उपयोगिता का सिद्धांत, सी कह रहा है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल ही सही है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं आंसर का, तो वो हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिएगा बड़े ही ध्यान से, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत तथा जीवन के संबंधित होने का सिद्धांत तथा सभी पर्यावरण के अधिगम के सिद्धांत हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो गया है, इसमें डी हो गया है। आइए आगे चलते हैं, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132। ओके, देखिएगा कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो हमें बताना है कि कौन सी गैस। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नाइट्रोजन, ओके, N2, बी कह रहा है कि मेथेन CH4 होता है, और अगर हम बात करते हैं सी तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, और उसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा होता है, किसके कारण ज़्यादा होता है, तो हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक उत्तरदायी होती है। यह एक प्राथमिक हरित गृह गैस है। क्या है, तो हरित गृह गैस है जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। यह सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटते समय दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, ऊष्मा बनी रहती है।
अब देखिएगा इसका मुख्य कारण की अगर हम बात करते हैं, जब सूर्य से जब रोशनी आती है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, तो उसमें बहुत सारी किरणें होती हैं जो पृथ्वी पे आती तो हैं, लेकिन वापस जाते समय ये क्या करती है, उन किरणों में से कुछ हानिकारक किरणें होती हैं उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, अपने अंदर रख लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे हीट होने लगता है। अगर वहीं हम बात करते हैं अगर ओजोन परत की, तो ओजोन परत क्या करता है कि जब सूर्य की रोशनी, जब सूर्य का रोशनी, जब प्रकाश जो है कि पृथ्वी पे आता है, तो बहुत सारी हानिकारक किरणों को वो क्या करता है, ऊपर ही रोक लेता है। तो ओजोन परत का काम क्या है कि जब पहले ही आएगा तो वायुमंडल में जो प्रवेश करती है प्रकाश, तो उसमें जो हानिकारक किरणें होती है, तो उसका काम होता है ओजोन परत का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को क्या हो सके, छान सके, रोक सके। ओके। और ये CO2 क्या होता है कि यह अपने अंदर जो पृथ्वी पे तो जो गैस आ गई है, जो भी ऊर्जा आ गई है, लेकिन जब वो वापस जाती है तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करती है, सोख लेती है। तो ये दोनों का कार्य अलग अलग है। एक हानिकारक गैस को ऊपर ही छान देती है, मतलब रोकती है, रोकने का प्रयास करती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। और एक आपका ये है कि ये जो चली आई उसको नहीं रोक पाया, क्योंकि ओजोन परत जो है हम लोगों का क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो जो उसको पार करके जो प्रकाश जो चला आता है, और फिर जब ये पृथ्वी से टकरा के वापस जाता है ना, तो उसमें जो हानिकारक किरणें होती है ये क्या करती है, सोख लेती है अपने अंदर। ओके। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि वातावरण जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का समस्या जो है काफ़ी स्तर पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ओजोन दिवस क्या है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ओके। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 133। ओके। सेशन हम लोगों का बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं आज आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट करा पाऊंगा। 15 क्वेश्चन जो बचेंगे वो हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 की अगर बात करते हैं तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं। ओके। जो परियोजना विधि होती है उसके मुख्य सोपान कितने होते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 होता है, बी कह रहा है कि 3 होता है, सी कह रहा है कि 8 होता है, और डी कह रहा है कि 6 होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका परियोजना विधि में कितने सोपान होते हैं या कितने सोपान में पूरा होती है, तो यह जो विधि है यह 6 सोपान में पूरा होती है। कितने सोपान में, 6 सोपान में पूरा होती है। इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन, इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं, अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें वो 6 विधि कौन कौन सी होती है, 6 सोपान कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। परियोजना विधि के मुख्यतः 6 सोपान होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भले ही ध्यान से देखिएगा। पहले होती है स्थिति प्रदान करना। ओके। फिर होता है प्रोजेक्ट का चयन करना, फिर होता है प्रोजेक्ट बनाना, फिर होता है योजना का क्रियान्वयन करना, फिर होता है मूल्यांकन, और उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्ड रखना। तो ये 6 तरीके के होते हैं मुख्य सोपान। अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जो कि परियोजना विधि के अंतर्गत प्रयोग में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134। बड़े ही प्यार से क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा है, लेकिन जो कि ऑप्शन जो है कि अगले पेज पे दिए गए हैं, तो फिर हम लोग ऑप्शन के तरफ भी चलेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है हम लोगों का कि छोटी संख्याओं में छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका होना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें अगर बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का, तो हमें पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। ओके। ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखें तो इसमें दिया गया है आगमन। क्या दिया गया है, आगमन। आइए चलते हैं। ओके। उसके बाद बी कह रहा है ऑप्शन हम लोगों का कि मनोरंजक एवं खेल संबंधित, और सी कह रहा है कि रटने का, और डी कह रहा है कि निगम का। ओके।
निगमन विधि। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो प्री अगर हम बात करते हैं 1 से 5 जिसको हम लोग पीआरटी बोलते हैं, अगर हम बेसिक की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है मनोरंजक एवं खेल संबंधित विधि। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजक एवं खेल संबंधित होने चाहिए। इससे बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। छोटी कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन विषय में किस्से कहानी क्या होती हैं, किस्से कहानी, कविताएं हो गया, पहेलियां हो गया आदि को शामिल करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो आप मोटे मोटा एक चीज़ रखिए, अगर आप 1 से 5 के लिए अगर आप टीचर बनते हैं तो आपका मुख्य ध्यान क्या होना चाहिए, हमें रुचि कैसे उत्पन्न करना है अपने सेशन में, क्या करना है, रुचि कैसे उत्पन्न करना है। फिर उसके बाद बालक अपने आप उसमें जब शामिल हो जाएगा तो फिर वो धीरे 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 क्या करेगा, सेशन को सीखते हुए चला जाएगा। ओके, तो हमारा मुख्य जो लक्ष्य होना चाहिए, पहले तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात है कि हम कैसे भी करके अपने टेक्निक को बदल के और कक्षा को रुचिपूर्ण बना सकें। ओके, तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आइए चलते हैं, इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135। ओके, इसमें बोला गया है कि विशिष्ट से सामान्य क्या है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है। तो हमें बताना है कि विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वह किस विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो विश्लेषण विधि, बी कह रहा है कि स्वतः शोध विधि, सी कह रहा है कि संश्लेषण विधि, और डी कह रहा है कि आगमन विधि। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो यह जो सिद्धांत में प्रयोग होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत आता है, जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, सामान्य से माफ करिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आइए इसके बारे में एक एक करके पहलुओं को समझते हैं, और ये सेशन हम लोगों का अब मैं यही द एंड करूँगा, और जो इसमें 15 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिएगा, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत विधि में प्रयोग होता है, किसमें, आगमन विधि में प्रयोग होता है। इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं, क्या होता है, कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं, और तत्पश्चात एक निष्कर्ष निकलता है या फिर निष्कर्ष को बताया जाता है। इस विधि के द्वारा ज्ञान को अस्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है, किसके, तो अस्थायी ज्ञान के रूप में हमें क्या करता है, इसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ओके, पहले इसमें क्या होता है कि पहले आपको उदाहरण बताए जाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले क्या होगा, आपको उदाहरण बताए जाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये आगमन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको आपके कितने क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए हैं, आप कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए हैं, आप जरूर ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।